नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि कोई विद्यार्थी अपना उज्जवल भविष्य करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, अच्छी आमदनी के लिए अपने शिक्षा अध्ययन में किस प्रकार विषय का चयन करे। दर्शकों, आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कितने नौजवान अच्छी अच्छी डिग्रियों की उपाधि लेकर के मेहनत करने के बाद उनको उस शिक्षा के अनुरूप मान सम्मान, रोजगार आदि की प्राप्ति नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुरूप किसी विद्वान से विचार विमर्श करके शिक्षा में कुंडली के अनुरूप अपना विषय का चयन किया और कम मेहनत में वो कहीं अच्छे सम्मान के पात्र बने। इसी विषय पर आज विचार करते हैं। एक हम जातक की जन्म कुंडली पर, जिसका जन्म 25 जुलाई 2006 पुष्प नक्षत्र शुक्ल पक्ष 1 वार मंगलवार मध्य रात्रि 11:55 पर हुआ। दर्शकों, जन्म के समय पर मेष लगन अपने 7 अंश लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में मिथुन राशि, मिथुन राशि में शुक्र और बुध है। शुक्र 24 अंश लेकर है और बुध 27 अंश लेकर के विराजमान है। सूर्य 8 डिग्री 43 मिनट लेकर के चतुर्थ भाव कर्क राशि में है। शनि 19 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो चंद्रमा 15 डिग्री 17 अंश लेकर विराजमान है। पंचम भाव में मंगल 7 डिग्री 54 मिनट लेकर के विराजमान है। केतु छठे भाव में कन्या राशि में है। सप्तम भाव में गुरु 15 डिग्री लेकर के है, तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि, नवम भाव में धनु राशि, दसम भाव में मकर राशि और एकादश भाव में कुंभ राशि की रचना बनी। द्वादश भाव में मीन राशि का राहु है। दर्शकों, जन्म के समय पर यह रचना बनी। दर्शकों, जातक का जन्म मेष लगन में हुआ और वार भी मंगलवार। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही योगकारी है। इनका भी जातक के ऊपर विशिष्टता के लिए अच्छा प्रभाव मिलता है। दूसरी तरफ दर्शकों, जातक का जन्म मध्य रात्रि में हुआ। हमारे विद्वानों का यह अनुभव बताया गया है, ऐसी गणना उन्होंने ज्योतिष के आधार पर की गई है कि मध्य रात्रि पर जो समय होता है वो उस दिन में जो ब्रह्मांड में ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, जो विचित कर रहे हैं, वो एक अति शुभ घड़ी का समय होता है मध्य रात्रि के समय पर। उन्होंने इसकी उपमा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान रामचंद्र से और भी ऋषि मुनियों से दी कि इस समय पर जो पैदा होते हैं वो कुछ अद्भुत भाग्य वाले, अद्भुत प्राणी होते हैं। जातक का जन्म अच्छे समय पर हुआ। जातक का जन्म नक्षत्र पुष्प चरण 4 नक्षत्र के स्वामी शनि हुए। दर्शकों, लग्न मेष है। मेष का स्वामी मंगल 7 डिग्री लेकर के पंचम भाव धनु राशि में है। दर्शकों, जब लग्नेश पंचम भाव में होता है उसका अच्छा स्वभाव होता है, विद्या व्यसनी होता है, व्यवहार कुशल होता है। ये एक राजयोग बनता है लग्नेश पंचम भाव में होने से। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में अच्छी विद्या का योग बनता है, परंतु सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त है। चंद्रमा मन का कारक है, बालक का मानसिक बल कमजोर होता है। साथ में शनि भी है, 19 लेकर के है, शनि भी अस्त है। बुध सूर्य के नजदीक है, बुध भी अस्त है। बुध बुद्धि का कारक है, कहीं ना कहीं बुद्धि में कमी आती है। दर्शकों, तृतीय भाव में शुक्र है। शुक्र तृतीय भाव लेखन शक्ति का भाव है। शुक्र पर सप्तमस गुरु की दृष्टि है शुक्र पर। शुक्र किसी भी जातक के लिए
दाम्पत्य सुख देने वाला है और पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक भी है। शुक्र पर भाग्येश गुरु की नवम दृष्टि है। जातक एक अच्छा चरित्रवान भी है। जातक एक अच्छा चरित्रवान भी है। गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है। आय थोड़ी सी सीमित है, वो एक ग्रह का प्रभाव है। दर्शकों, द्वादश भाव में राहु पंचम दृष्टि से सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। सूर्य पीड़ित है, सूर्य पंचमेश है। शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी का प्रभाव बनता है, प्रबल पितृदोष बनता है। राहु से चंद्रमा भी प्रभावित है। शनि राहु से अंशों में दूर है, शनि का प्रभाव नहीं है, परंतु शनि के ऊपर सूर्य का जरूर प्रभाव है। सूर्य उसको अस्त कर रहा है, लेकिन सूर्य से कहीं अंश ज्यादा है शनि के। थोड़ा कम तो होगा, लेकिन ना के बराबर कम होगा। इस कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव पीड़ित है, राहु पीड़ित कर रहा है, सूर्य पीड़ित है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, अस्त है और सूर्य से पीड़ित है। दर्शकों, यहीं पर मैं आपका उपाय बताता चलूं। सूर्य को हमको बलवान करना है। सूर्य को अर्घ देकर के, विधिवत देकर के बलवान करेंगे, ताकि चंद्रमा और शनि उसके प्रभाव से बचेंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। जातक चंद्रमा का रत्न लग्नेश के धारण करे, लग्नेश के साथ, क्योंकि लग्नेश भी 60 डिग्री लेकर के है, युवावस्था में नहीं है, बाल अवस्था में है। तो जातक को लग्नेश के साथ चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो सूर्य भी बलवान होगा, चंद्रमा भी बलवान होगा और शनि भी को भी राहत मिलेगी। परंतु साथ साथ जातक को ग्रह दोष का निवारण, पितृदोष नारायण बलि करके करना होगा। वह जब उसको समय मिले, जब अवश्य करे, नहीं तो उसको परेशानी आएगी, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य कुंडली में पंचमेश भी है। जातक की कुंडली में पितृदोष है। दर्शकों, भाग्य भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में है। प्रतिभाशाली तो है, लेकिन त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, क्यों गुरु की एक राशि द्वादश भाव में राहु वदश राशि का भी स्वामी है। तो ये मैंने आपको ग्रहों का एक थोड़ा सा प्रभाव बताया। ज़्यादा बताने से वीडियो लंबा होगा। हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं कि जातक को क्या विषय का चुनाव करना चाहिए। दर्शकों, आजकल शिक्षा का मेन उद्देश्य है व्यवसाय रोजगार करना और आमदनी को बढ़ाना। उसी बिंदु को देख करके शिक्षा ग्रहण की जाती है कि हमारा बच्चा एक अच्छा व्यवसाय बने, अच्छा मान सम्मान प्राप्त करे, अच्छी कुर्सी पर बैठे, या सरकारी नौकरी करे या व्यवसाय करे, तो उसका अच्छा सम्मान। दर्शकों, दसम भाव हमारा कर्म का भाव है, पंचम भाव हमारा शिक्षा का भाव है, और लग्नेश जातक स्वयं है। लगन लग्नेश जातक का स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, बलवान हो जाएगा नग पहनने से, और उससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन शिक्षा उसने यहाँ ग्रहण की है, उस शिक्षा का इस्तेमाल हमने यहाँ करना है दसम भाव पर। दसम भाव पर 3 ग्रह की दृष्टि है, सूर्य चंद्रमा शनि की दृष्टि है। सूर्य राहु से पीड़ित है, कमजोर है। चंद्रमा अस्त है, राहु से पीड़ित है, कमजोर है चंद्रमा का। परंतु शनि ग्रह एक ऐसा है कि राहु से पीड़ित नहीं है, पर सूर्य से अस्त है। जब सूर्य को जल देगा तो शनि अपने आप में, क्यों मध्य बली है, 19 अंश है, थोड़ा सा प्रभावी है सूर्य से, लेकिन 19 अंश है, उसका देगा। दर्शकों, दसम भाव में मकर राशि ये बताती है कि ऐसे जातक को तकनीकी शिक्षा की तरफ रुझान जाना चाहिए।
पुष्य नक्षत्र शनि का स्वामी है, वो भी शिक्षा भी बताती है और तकनीकी शिक्षा भी बताती है। पंचम भाव में मंगल चिकित्सा भी बताती है और तकनीकी शिक्षा भी बताती है। अभी इन्हीं को बलाबल देखने के लिए ऐसी कुंडली में, जो ऐसी जटिल कुंडली आ जाती है, हमको सहारा लेना चाहिए ग्रहों का शक बल का। 6 प्रकार का बल होता है ग्रहों का, उसके अनुसार हमको आकलन करना चाहिए कि हमारा इन तीनों ग्रह में से कौन सा बलवान है। पहला होता है स्थान बल, ग्रह कौन से स्थान में बल है, स्थान बल कौन सी राशि में, मध्य राशि में, कौन कितने अंश है, मूल त्रिकोण में, उच्च राशि में, ये है। पहला है स्थान बल। स्थान बल केंद्र में शनि है, बलवान स्थिति में, अच्छी डिग्री है, राहु से प्रभावित नहीं है, जबकि सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हैं, राहु से प्रभावित हैं। दूसरा होता है दिशा बल, दिग्बल, दिशा। दर्शकों, दिग्बल में क्या होता है कि शनि, मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये इनकी अलग अलग दिशाएं होती हैं। जिस तरह से बुध और गुरु पूर्व दिशा में बलवान माने जाते हैं और लगन में होने से बलवान माने जाते हैं, और चंद्र और शुक्र उत्तर दिशा चतुर्थ भाव में बलवान माने जाते हैं। शनि पश्चिम दिशा में बलवान माना जाता है और सूर्य मंगल दक्षिण दिशा में बलवान माना जाता है, जिसको कि कर्म भाव कहते हैं। वे बलाबल देखने से हमको ग्रहों की बलवान स्थिति का पता चलता है। दूसरा होता है नैसर्गिक बल, ग्रहों का एक दूसरे के ऊपर बल है। जैसे कि शनि से मंगल ज़्यादा बलवान है, मंगल से ज़्यादा बुध है, बुध से ज़्यादा गुरु है, गुरु से ज़्यादा शुक्र, शुक्र से चंद्रमा, चंद्रमा से ज़्यादा सूर्य बल है। ये उनका नैसर्गिक बल है। एक होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल 2 आयन होता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जब मकर राशि से मिथुन राशि तक सूर्य उत्तरायण में होता है, बलवान होता है, और चंद्रमा भी उत्तरायण में होता है तो बलवान होता है। चंद्रमा के साथ बाकी ग्रह भी होते हैं तो उनको भी चेष्टा बल मिलता है। तो ऐसा कुछ यहां नहीं है, क्योंकि ये सब कर्क राशि में है। दृष्टि बल, अगर जब कोई पाप ग्रह है उसको अगर शुभ ग्रह देख रहा है तो उसको दृष्टि बल मिलता है। तो इस तरह से भी ग्रहों का बल का आकलन किया जाता है। और ऐसे जटिल कुंडली में हमको वर्ग का सहारा लेना अति अनिवार्य है कि हमारे सप्त वर्ग या अष्ट वर्ग में इन ग्रहों की स्थिति क्या बनती है। सप्त वर्ग में और अष्ट वर्ग में इन तीनों ग्रहों की स्थिति क्या बनती है, तो हमने इनका आलंघन किया वर्ग में मैं आपको छोटे से कम समय में मैं बता दूं। सबसे पहले D1 लगन कुंडली को वर्ग माना गया है। दूसरा वर्ग है D2 जो होरा लगन को माना गया है। तीसरा D3 देश कोण को माना गया हुआ है। उसके एक डिग्री के एक राशि के 3 भाव होते हैं, 10-10 डिग्री के 3 बनते हैं, उसको देश कोण माना गया है, D3 बोला गया है। D7 उसको संतान सप्तमास कुंडली माना गया हुआ है। उसके बाद है D9 नवास कुंडली। लगन के बाद नवास कुंडली का महत्व अधिक है, तो नवास में भी हमको ये देखना चाहिए कि इन ग्रहों की बलवान स्थिति किस प्रकार है। उसके बाद है द्वादशांश D12 में भी देखना चाहिए। फिर आता है त्रिशांक। तो ये सप्त और अष्ट वर्ष में हमको ग्रह की स्थिति देखने कर चाहिए। हमने इन तीनों ग्रहों की स्थिति का आलंघन किया तो उनमें से शनि के ही पॉइंट ज़्यादा होते हैं। शनि बलवान है। शनि सिर्फ एक देश कोण में तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में है, बाकी सभी में कहीं अच्छे उन कुंडलियों में अच्छी स्थिति पर है, कहीं दसम भाव में तो कहीं लगन में, मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो हमने ये माना कि शनि के अनुरूप उसको व्यवसाय करना चाहिए। शनि की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर भी है। शनि की अपनी राशि है। शनि मशीनरी का कारक है। शनि का पुष्प नक्षत्र है। पुष्प नक्षत्र मशीनरी का कारक है। दूसरा, जातक का जन्मांक 7 है। 7 जन्मांक में भी मशीनी और तकनीकी शिक्षा का योग बनता है। तो इस प्रकार
हमने इस अध्ययन में 5-6 बिंदुओं के अनुसार यह पाया कि ऐसे जातक को शनि के अनुरूप शनि के अनुरूप उसको शिक्षा लेनी चाहिए, उसी के अनुरूप जब व्यवसाय करेगा तो उसको फायदा मिला। तो ऐसे जातक को तकनीकी शिक्षा इंजीनियर की तरफ जाना चाहिए। जातक की कुंडली में मेडिकल का योग भी है लेकिन कमजोर है, और कई योग हैं वो कमजोर है, लेकिन पूरे इसके षष्ठवर्ग अष्टवर्ग के आलंकन और ग्रहों के बल के आधार पर हमने इस कुंडली का गहन अध्ययन किया। उस अध्ययन पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा जातक अगर तकनीकी शिक्षा अपनी ग्रहण करेगा, आगे तकनीकी व्यवसाय करेगा तो अच्छे अग्रपथ पर जाएगा और उचित मान सम्मान और आमदनी पाएगा। दर्शकों, इस वीडियो में हमने आपको यह मार्गदर्शन किया कि अपनी कुंडली के अनुरूप शिक्षा में जो नौजवान, जो विद्यार्थी उसके अनुरूप अगर विषय का चुनाव करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है और वो सफल होता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, आमदनी का हकदार होता है। दर्शकों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और जैसा मैं बोलता हूं कि मेरा चैनल नया है, मेरा सब्सक्राइब करें, मेरा मान बढ़ेगा, मेरा मनोबल ऊंचा बढ़ेगा और मैं इसी तरह से आपके वास्तविक कुंडलियों में आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।